हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग आर एस शर्मा का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 31 फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं आर एस शर्मा से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ये हमारा ना पार्ट नंबर 3 है चैप्टर 31 का। इससे पहले दो पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सोशल क्राइसिस से लेके लैंडलॉर्ड भी समझ लिया था, देन न्यू अग्रेरियन इकोनॉमी भी समझ लिया था, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड भी समझ लिया था, चेंजेस इन वर्ल्ड सिस्टम ये कर लिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोनों पार्ट्स में कवर कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं राइज ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज, देन ट्रेंड्स इन लिटरेचर एंड देन द डिवाइन हायरार्की। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग आज कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन एंशिएंट हिस्ट्री का समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। कोई डाउट वगैरह हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और आप लोग कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ जो कि है राइज ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज। अब आप लोगों ने ना एक चीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, हमने क्या देखा था पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि आपका लैंड ग्रांट का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है जिसकी वजह से अब लैंडलॉर्ड्स बन गए हैं। तो पहले जो सोसाइटी आपकी राजा और राजा प्रजा ये पूरा सिस्टम था ना, कि एक राजा है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, ये सिस्टम अब इवेंचुअली आपका खत्म हो चुका है 7th सेंचुरी एडी तक आते आते। ठीक है, अब क्या है, लैंड ग्रांट के सिस्टम की वजह से आपके लैंडलॉर्ड्स आ चुके हैं। और दूसरी चीज अग्रेरियन इकोनॉमी हो गई है। तो पहले जो थोड़ा ट्रेड होता था, कितनी बढ़िया तरीके से इकोनॉमी काम करती थी, राइट? कि हर एक इंसान के पास कोई ना कोई अगर हुनर है, सपोज करो कोई पॉटरी का काम करता है, पॉटरी मेकिंग का, कोई कलर का करने का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ, तो हर तरीके का क्राफ्ट अवेलेबल था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये सारे मतलब ट्रेड डिक्लाइन हो गया तो लोग अपने गांव वापस आने लग गए, जिस वजह से जो आपकी इकोनॉमी इतना बूस्ट कर रही थी, इतने सारे मतलब ऑक्यूपेशंस एग्जिस्ट किया करते थे, वो चीजें भी इवेंचुअली डिक्लाइन हो गई। तो अब क्या है, अब अग्रेरियन इकोनॉमी है और इस वजह से आपके जो विलेजेस हैं वो डोमिनेट करने लग गए हैं। अब देखो बात ये है, जो भी शहर वगैरह है वो कैसे चल सकते हैं अगर आपका ट्रेड बढ़िया चल रहा है, राइट? और जो आपकी इकोनॉमी है वो मॉनेटरी इकोनॉमी है, यानी कि पैसों से चलती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, तो इस वजह से अब अग्रेरियन इकोनॉमी आ गई है। अग्रेरियन इकोनॉमी आ गई यानी कि ज्यादातर विलेजेस ही हैं जो आपके अब हैं, अब शहर नहीं है उतने। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रेड का आपको पता ही है, ट्रेड डिक्लाइन हो गया है। ट्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउन। तो अगर ट्रेड अगर बहुत बढ़िया करेगा तो टाउन सिटीज ये चीजें डेवलप होंगी, लेकिन ट्रेड डिक्लाइन हो जाएगा तो इवेंचुअली आपके टाउन्स भी हैं जो आपके डिक्लाइन हो जाएंगे, राइट? तो ये एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद जो थी लास्ट चीज, आपका जो वर्ण सिस्टम था, हमने पार्ट 2 में समझा था कि किस तरीके से वर्ण सिस्टम पूरा आपका कॉम्प्लेक्स हो चुका था। अब ब्राह्मण्स में भी कास्ट हैं, फिर कास्ट में भी आपके सब कास्ट हैं, सिमिलरली वैश्यास में भी अब कास्ट, सब कास्ट, क्षत्रिय में भी, शूद्र में भी, तो सबका वही हाल है। अब हुआ ये सिस्टम पूरा, जो पहले आपका एक इंडिया, जैसे आज हमारी एक कंट्री है इंडिया, राइट? तो इंडिया एक यूनिट की तरह देखी जाती है, राइट? सिमिलरली पहले क्या था, क्योंकि अब इतने सारे राजा लोग रह चुके थे ना, तो एक यूनिट की तरह रीजन्स को देखा जाता था कि ये पूरा जो है वो एक ही है, जैसे आज हम लोग देश मानते हैं ना, सिमिलरली वैसा ही कुछ था। ठीक है, कि ये पूरा हमारा ही एरिया है। लेकिन अब लैंड ग्रांट सिस्टम की वजह से हुआ क्या ना, ये जो कंट्री वाइज जो कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन आपका टूटता चला गया। ठीक है, और सोसाइटी जो है वो फ्रेगमेंट्स, मतलब टूटी गई सोसाइटी है अब आपकी। तो जैसे आज मेरी आइडेंटिटी पहले ये आती है कि मैं एक इंडियन हूँ, बाद में ये आएगी मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, राइट? लेकिन अब ये जो चीज थी ना, लोगों में ये चीज टूट गई। अब लोगों में ऐसा, जैसे आज मैं बोलती हूँ ना मैं इंडिया से हूँ, वो जो कनेक्शन था वो कनेक्शन टूट चुका था लोगों में। और लोगों के अंदर ना वो चीज आ गई थी कि अब हम लोग इस जगह से बिलोंग करते हैं, अब हम यहाँ के हैं। तो जो आपके रीजन्स थे ना, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब रीजन्स आपके ग्रेजुअली डेवलप होते चले गए और सबकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गई। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो इस एरिया का नाम हम लोग तमिलनाडु फिलहाल के लिए समझ ले रहे हैं, तमिलनाडु है। तो अब यहाँ तमिलनाडु फ्लरिश कर रहा है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे कोई और है जो अपना रीजन उभर रहा है बहुत बढ़िया। अब इसमें भी ना लोग जो यहाँ रह रहे हैं और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, भले ही ब्राह्मण्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग कास्ट के माने जाएँगे क्योंकि ये दोनों अलग-अलग रीजन से में हैं, ठीक है? और दोनों में ही क्लैशेस रहते ही थे कि हम अपर वर्ण, मतलब ब्राह्मण्स में भी हम शुद्ध ब्राह्मण हैं, हम हैं। वो नहीं, तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी 2 पुश्तें ब्राह्मण रही हैं, हमारी तो 7 पुश्तें ब्राह्मण रही हैं। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, ठीक है? तो ये जो पूरा आप वर्ण सिस्टम देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो इंडिया जो पहले एक सिंगल कल्चरल यूनिट की तरह देखा जाता था ना, चाहे एक एक ही राजा होता है, और चाहे
आपके कितने भी रीजन्स हैं, नॉर्थ से साउथ तक वो पूरा एक ही माना जाता था। लेकिन अब ये चीज़ आपकी डिक्लाइन होती चली गई, आपके अलग-अलग जो है रीजन्स बन गए और सबकी आइडेंटिटी उन रीजन से होने लग गई। जैसे मैं कर्नाटका से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, इस तरीके से लोगों की आइडेंटिटी अब बनती चली गई, ठीक है? तो पहला टॉपिक है की आइडिया अराउंड द 6th से 7th सेंचुरी एडी रीजनल आइडेंटिटी स्टार्टेड डेवलपिंग इन इंडिया। रीजनल आइडेंटिटीज आ गई थी। डिफरेंट एरियाज डेवलप देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और हर एरिया का अपना एक लैंग्वेज है, अपने कस्टम्स हैं और अपने मतलब हर तरीके की चीजें हैं, अपना कल्चर है उनका। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक स्टेट हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो बिहार हम लोग एक स्टेट ले लेते हैं, ठीक है? अब बिहार का सिचुएशन क्या है, या पंजाब ले लेते हैं, मान लो कोई भी एक स्टेट ले लो। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ये पंजाब है मान लो फिलहाल, तो यहाँ जो कल्चर है वही कल्चर यहाँ भी होगा, नहीं। इनमें भी अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ की भी अपनी अलग लैंग्वेज है, अपना पहनावा है, अपना खाना-पीना है, राइट? तो जैसे एक कहावत है ना, हमारे यहाँ 10 से 15 किलोमीटर अगर आप दूर जाओगे, तो भाषा चेंज हो जाएगी, पहनावा चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमारे 6 से 7th सेंचुरी से ही हमारे यहाँ डेवलप होने लग गई थी, ठीक है? तो ये है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ रीजन्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से आपके ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जो हैं, ये फॉर्म होने लग जाएँगे। इसके बाद है एविडेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं या ये जो स्टेट्स हैं या इन जनरल हम जो भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मिडीवल या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबका कोई ना कोई रिटन रिकॉर्ड है, उसी के बेसिस पे इतना दावा किया जाता है कि 6 से 7 सेंचुरी में ऐसा हुआ था, ठीक है? तो वो रिकॉर्ड क्या है जिससे हमको ये पता चला है, तो पहला है ऑब्जर्वेशन बाय ह्यूमजांग। अब आपको पता है ये कौन थे, ये बताना मुझे कौन थे ये। इन्होंने मेंशन किया है मेनी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ रीजन्स इन इंडिया। इन्होंने इनके जो द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं, उनसे हमको पता चला है कि यहाँ पे अलग-अलग नेशनैलिटीज़ थी। जैसे इंडिया तो आज एक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे ना कर्नाटका इज़ लाइक ट्रीटेड एज़ अ कंट्री। कर्नाटका अलग कंट्री है, महाराष्ट्र अलग है, उड़ीसा अलग है, इस तरीके की चीज़ें। तो और लोग अलग-अलग हैं, तो अलग-अलग नेशनैलिटी, अलग-अलग रीजन्स हैं उस टाइम में। और जो हमको जैन टेक्स्ट मिले हैं 8th सेंचुरी के, उसमें लिखा गया है टॉक अबाउट 18 मेजर पीपल नेशनैलिटीज़, यानी कि 18 नेशनैलिटीज़ के बारे में बात किया गया है वहाँ पे, ठीक है? यानी कि 18 मेजर ग्रुप्स रहे होंगे, एक्सिस्ट करते होंगे, डिस्क्राइब और उनके फीचर्स के बारे में है, उनके फिजिकल फीचर्स, लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें रिटन हैं, ठीक है? सबका बिहेवियर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है और इन 18 लोगों के कस्टम्स डिफरेंट है। तो ये चीज़ें मिली हैं, तो ये एक तरीके से हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इसके बाद है आपका नाउ विशाखा दत्ता 9th सेंचुरी। विशाखा दत्ता एक आपके संस्कृत के प्ले राइटर थे, ठीक है? तो ये ड्रामा वगैरह लिखा करते थे काफ़ी ज़्यादा, तो एक तरीके से ऑथर ही थे ये, ठीक है? इनके जो फेमस वर्क्स हैं ना, वो है एक तो मुद्रका रक्षसा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने बताया था, इनके द्वारा लिखी गई जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट कस्टम, क्लोथिंग एंड लैंग्वेजेज़ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा था, कि जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर जैसे किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो उनका पहनावा इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, लैंग्वेज, फूड, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब कर रखी है। तो जिससे पता चलता है कि इंडिया का जो कल्चरल आप देखोगे डिसइंटीग्रेशन जो है ना, वो यहीं से शुरू हो चुका है, ठीक है? नाउ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज़। अब आप कैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ इस पीरियड में आई, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, ये समझते हैं। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो है, न्यू लैंग्वेज, वो है अपाभ्रंशा। ये आपका 600 से 1000 एडी के बीच आई। अ न्यू लैंग्वेज स्टेज डेवलप्ड कॉल्ड अपाभ्रंशा। इट वाज़ बिटवीन प्राकृत ओल्डर लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ लेटर। तो अब हुआ क्या, ये एक न्यू लैंग्वेज है जो डेवलप हुई, ये था क्या, तो ये ना आपका एक ब्रिज की तरह एक लैंग्वेज थी, जो आपकी प्राकृत जो बहुत ही ओल्डर लैंग्वेज है और जो मॉडर्न लैंग्वेजेज़ आ रही है, उनके बीच का एक ब्रिज है, मतलब उनको फिल करने का काम करता है, ठीक है? और इसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, काफ़ी सारे जैन टेक्स्ट हैं जो अपभ्रंशा में लिखे गए हैं। अर्ली फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़ अपीयर्ड, और जो आगे जाके मॉडर्न लैंग्वेजेज़ आएँगी ना, उनका बेस यही लैंग्वेज बनेगी, ठीक है? तो ये है, तो ये आप देखो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़, अब कौन-सी मॉडर्न लैंग्वेजेज़ हैं जो अपभ्रंशा से डेवलप हुई हैं? फ्रॉम अपभ्रंशा इन ईस्टर्न इंडिया बंगाली, असमीज़, मैथिली, उड़िया, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेज़ हैं जो डेवलप हुई हैं। कन्नड़ा लैंग्वेज आपकी डेवलप होने लग गई थी। तेलुगु एंड मलयालम भी आपके लेटर जाके डेवलप हो गए। तो इन सभी लैंग्वेजेज़ का जो बेस है वो यही लैंग्वेज है। ये ना वन डे एग्ज़ामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इस वज़ह से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाई रीजनल लैंग्वेजेज़ डेवलप्ड। अब बात सवाल यही उठता है कि ये रीजनल लैंग्वेजेज़ क्यों डेवलप हुई, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ डेवलप हो गई। तो ये सब हुआ क्यों? तो ये सब सबसे पहले जो इसका रीज़न है वो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब आपको पता है
कि कैसे गुप्ता एम्पायर जो था वो ब्रेक होने लग गया था छोटे-छोटे किंगडम्स में, राइट? फ्यूडेटरीज़ आपके बन जाते थे जो बाद में जाके वही इम्पोर्टेंट किंग आपके बन गए हैं, ठीक है? तो एक तो ये रीज़न है कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर मेनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड, बहुत सारे छोटे-छोटे किंगडम्स आपके आने लग गए। इसका रिज़ल्ट क्या आया? लेस इंटरैक्शन बिटवीन रीजन्स। तो जो आपस में रीजन्स है ना, जैसे कि एक राजा ने अगर इतना बड़ा एरिया अपने कब्ज़े में कर रखा है, तो एक सभी एरिया पे उसका एक ही रूल है जो लागू होगा, राइट? तो सबको सुननी पड़ेगी राजा की बात, तो इवेंचुअली लोगों के बीच में आपस में ट्रेड भी हो रहा है, कनेक्शन भी बन रहा है, ठीक है? लेकिन जब यही चीज़ टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, अब 2 अलग-अलग किंगडम्स आपके बन गए इसी के, तो इनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरैक्शन नहीं होगा, जिस वजह से आप देखोगे इन दोनों एरियाज़ की अपनी-अपनी लैंग्वेजेज़ बन जाएँगी, अपना-अपना कल्चर, सब कुछ अपना-अपना डेवलप हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है आपको पता है ट्रेड डिक्लाइन होने लग गया था, तो ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से कम्युनिकेशन रिड्यूस हो गया, रिजल्ट क्या आया? रीजन्स बिकेम मोर आइसोलेटेड और ट्रेड के डिक्लाइन होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस जो कॉन्टैक्ट था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था वो हो नहीं पाया और जो एरियाज़ है वो अलग ही आइसोलेट होते चले गए। इसके बाद है लोकल डेवलपमेंट, ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो लोकल डेवलपमेंट होने लग गया, हर कल्चर का, हर रीजन का अपना लैंग्वेज आ गया, सब कुछ अपना-अपना जो है वो डेवलप होने लग गया, ठीक है? इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्क्रिप्ट्स। अब देखो पहले जो आपका मौर्यन पीरियड था, चाहे गुप्ता पीरियड था, सेम टाइप के स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था अक्रॉस इंडिया, राइट? जैसे अगर इसका एग्जांपल दूँ, अगर हमने गुप्ता स्क्रिप्ट जैसे देखा था, तो इंडिया के किसी भी पार्ट से आप गुप्ता का कोई भी इंस्क्रिप्शन उठा लो, सब में एक ही लैंग्वेज लिखी हुई है, एक ही तरीके का स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है, राइट? लेकिन ये जो चीज़ें ये बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, हर रीजन का अपना अलग ही स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हो गया। अर्लियर मौर्य से लेके गुप्ता पीरियड तक मोस्टली कॉमन स्क्रिप्ट यूज्ड अक्रॉस इंडिया और अगर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी यूज़ हो रही है ना, जैसे अगर कुछ पाली में लिखा हुआ है, लेकिन अब अशोका को पता है कि लक्षद्वीप वाला जो एरिया है, वहाँ पे लोग पाली लैंग्वेज नहीं जानते हैं, प्राकृत जानते हैं, तो नीचे प्राकृत में ट्रांसलेशन भी देखने को मिल जाता था, ठीक है? लेकिन जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो चेंज नहीं होती थी। इस तरीके का पूरा होता था। तो अब क्या है, पर्सन कुड रीड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम डिफरेंट रीजन ईज़िली। अब क्या होता है कि अब अलग-अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में लिखी हुई है, तो लोगों को पता चल जाता है, अच्छा इस लैंग्वेज में यानी कि ये कन्नड़ा में लिखा गया है, यानी कि इस एरिया को बिलॉन्ग करता है ये स्क्रिप्ट, ठीक है? After 7th century, each region developed its own script यानी कि राइटिंग सिस्टम result difficult to read inscriptions of other regions। अब 7th century के बाद हर उसकी अलग भाषा है, हर स्टेट का अपना अलग ही पहनावा हो गया है, भाषा हो गई है, स्क्रिप्ट हो गई है, सब कुछ अलग हो गया है, ठीक है? नाउ बिग हिस्टोरिकल चेंज, इंडिया चेंज फ्रॉम कल्चरली यूनिफाइड टू सम एक्सटेंट। अब हुआ क्या, पहले जो इंडिया एक मतलब एक ही हमारा यूनिफाइड कल्चर था, वो चेंज हो गया है रीजनली डाइवर्स सोसाइटी से, यानी कि अब हर एक अलग-अलग एरिया में अलग-अलग लैंग्वेज है, अलग-अलग पहनावा है, अलग-अलग खाना है, अलग-अलग उनका रिटन स्टाइल है, बोल भाषा अलग है, सब कुछ अलग हो गया है, ठीक है? बिग पिक्चर, राइज ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल कल्चर, डिक्लाइन ऑफ पैन इंडिया यूनिटी इन कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो अब हुआ क्या कि रीजनल आइडेंटिटीज जो है, ये रीजनल आइडेंटिटीज जो फॉर्म होने लग गई ना, इनकी वजह से रीजनल लैंग्वेजेस फॉर्म होने लग गई, रीजनल कल्चर फॉर्म होने लग गया और पैन इंडिया जो यूनिटी थी, वो आपकी खत्म होने लग गई। अब हुआ क्या, कल्चर अलग हो गया, लोगों में आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं है, तो इस वजह से अलग-अलग रीजन्स जो हैं वो डेवलप होने लग गए, ठीक है? तो ये तो था आपका ये, आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद है आपका ट्रेंड्स इन लिटरेचर। अब आपने अभी क्या देखा कि अब हमारे इंडिया में ना अलग-अलग स्टेट्स जो हैं वो उभर के आ रहे हैं, अलग-अलग रीजन्स जो हैं वो उभर के आ रहे हैं और हर एक अलग रीजन की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है? अब दोबारा आते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स इन लिटरेचर, दोबारा समझते हैं। तो लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स आ गए। अग्रेरियन इकोनॉमी की वजह से जो आपके किसान है वो डिपेंडेंट हो गए। ट्रेड डिक्लाइन हो गया जिसकी वजह से विलेजेस डोमिनेट करने लग गए। पता है ये चीजें मैं आपको कनेक्शन में क्यों बता रही हूँ, ताकि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है? वर्ण सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, रीजनल आइडेंटिटीज आपकी डेवलप हो गई। अब बात ये आती है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट हमारे लिटरेचर पर क्या पड़ा, ठीक है? तो लिटरेचर्स भी आपके फ्यूडल हो गए, वही समझते हैं। तो सबसे पहला आपका की आइडिया, द 6th-7th century AD were very important for literature. Literature reflected rise of feudal society, power of landlords, elite class. अब आपको पता ही है ये चीज कि कैसे जो लैंड ओनर्स वगैरह हैं वो आ गए थे, जिस वजह से elite क्लास का डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है? तो यही वो चीज है कि 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं लिटरेचर के लिए। लिटरेचर ने ना फ्यूडल सोसाइटी मतलब हमारी क्रिएट होने लग गई और जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनके पावर के बारे में हमको लिटरेचर से ही पता चलता है।
तो सबसे पहला है रोल ऑफ संस्कृत। संस्कृत कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय रूलिंग क्लास एंड एलिट्स। तो संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना सेकंड सेंचुरी से ही हो रहा है, ठीक है। और 6 से 7 सेंचुरी में भी जो किंग्स हैं, एलिट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये सभी इसका संस्कृत लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट इट्स स्टाइल चेंज, लेकिन उनके लिखने का सबका स्टाइल चेंज हो गया है। जो नया स्टाइल है बिकेम ऑर्नेट, वेरी डेकोरेटिव स्टाइल, फुल ऑफ मेटाफर्स, इमेजरी, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल होने लग गया है। रिजल्ट क्या है? डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड। अब जो लोग ये चीज पढ़ना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, सीखना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो कैसे समझेंगे इसको, राइट? तो जो कॉमन लोग हैं उनके लिए संस्कृत समझना काफी मुश्किल हो गया है। एग्जाम्पल बाना भट्टा, हिज प्रोज वॉज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डेकोरेटिव। अब बाना भट्टा ये एक राइटर थे। इनके फेमस कुछ वर्क्स हैं जैसे हर्षचरिता वगैरह हो गया, तो वो इन्होंने लिखा है काफी ज्यादा, ठीक है। नाउ इनके लिखने का स्टाइल भी काफी ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स था, डेकोरेटिव था, जो कॉमन लोगों के समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था कॉमन लोगों के लिए। नाउ पोएट्री इन दिस पीरियड, अब पोएट्री कैसी थी? तो मेनी न्यू पोएटिक मीटर्स वर क्रिएटेड। पोएट्री बिकेम वर्बोज, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, हाई फ्लोन एलीट स्टाइल, रिटन मेनली फॉर अपर क्लास लैंडलॉर्ड एलीट्स। अब आपको पता ही है पोएट्री पहले भी इसलिए लिखी जाती थी कि जैसे पहले भगवान या जो देवी देवता है उनकी प्रशंसा के लिए, या जो हमारे किंग है उनकी प्रशंसा, उनके बारे में कुछ अच्छा-अच्छा बोलना है, तो इस वजह से पोएट्री लिखी जाती थी। यहाँ भी सेम ही है, जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके लिए पोएट्री लिखी जाती है। लिटरेचर एंड सोशल डिवाइड, लिटरेचर बिकेम एलीट सेंटर्ड। लिटरेचर ज़्यादातर आपका एलीट सेंटर्ड होता चला गया। बेचारा जो लोअर क्लास का आदमी है वो कैसे ये चीज़ें लिख पाएगा या कर पाएगा? उसको तो खेती करके अपना घर चलाना है, राइट? तो उसके पास टाइम ही कहाँ है? क्रिएटेड अ गैप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स, एलीट, पीजेंट्स, कॉमन पीपल। और इस लिटरेचर ने क्या किया? एक गैप क्रिएट कर दिया। जो एलीट है वो ज़्यादा एजुकेटेड होते चले गए, और जो पीजेंट्स, जो कॉमन पीपल है, वो बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। नाउ व्यू ऑफ डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी के अकॉर्डिंग फ्यूडल लिटरेचर जो है ना, उसमें ना ज्यादातर आपके रिलीजन एंड सेक्सुअल थीम्स, यही सारी चीजें जो है वो लिखी जाती थी उन लिटरेचर्स में, ठीक है। इसके बाद है आपका राइज ऑफ तांत्रिज्म इन लिटरेचर। तो लिटरेचर स्टार्टेड इंक्लूडिंग सेक्सुअल थीम्स, रिलीजियस आइडियाज, बिलीफ, सेक्सुअल यूनियन, यूनियन विद द डिवाइन पावर। तो अब हुआ क्या आपका? तांत्रिज्म का इन्फ्लुएंस आ गया। तांत्रिक ट्रेडिशंस में ना आपके सेक्सुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन, प्लेजर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी जाने लग गई यहाँ पे। इसका एक एग्जाम्पल है वज्रयाना बुद्धिज्म। Followers believed supreme knowledge and bliss can be achieved through male-female union. Result, spiritual ideas were used to justify erotic content. तो अब बात वही है यहाँ पे कि ये जो कुछ कुछ आपके टेक्स्ट है, इनमें ये चीज लिखी गई है कि मेल फीमेल यूनियन से ही आपको एक सुप्रीम नॉलेज जो है वो मिल सकता है। अब ये हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल आइडियाज को ना मतलब इरोटिक कंटेंट को जस्टिफाई किया गया है स्पिरिचुअल आइडियाज से कनेक्ट करके, ठीक है, ताकि कॉमन लोग भी इस चीज पे बिलीव करें। इसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ कमेंट्रीज। कमेंट्रीज का मतलब होता है आपका जो पुरानी कोई कोई पुराना टेक्स्ट है या पुरानी कोई बुक है, उनको एक्सप्लेन करना, उनकी व्याख्या लिखना, ओल्ड बुक को एक्सप्लेन करना इज लाइक कमेंट्रीज, ठीक है। तो लास्ट नंबर में हमको कमेंट्रीज देखने को मिले रिटन ऑन ओल्ड टेक्स्ट, जो कि पुराने कोई टेक्स्ट है उन्हीं को मतलब अपना आप विचार लिखते हो ना इस चीज के ऊपर, वो चीज लिखी गई, ठीक है, जो कि संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में लिखा गया। नाउ अब पाली लैंग्वेज में जो भी बुक्स लिखी गई थी ना, ज्यादातर आपके जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह थे ना, उनके एक्सप्लेनेशन को बोला गया अथ कथा, ठीक है। नाउ प्राकृत में जो थी उनको बोला गया भाष्य, कुर्णी, निरुक्ति, ठीक है। तो ये लोग ना कुछ नया कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई नई चीजें नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो आपके ओल्ड आइडियाज है उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हीं को रीराइट कर रहे हैं, उन्हीं को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद है आपका टॉपिक्स कवर्ड इन कमेंट्रीज। अब क्या क्या टॉपिक्स लिखे जाते थे? तो रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि आपके धर्म सूत्र, स्मृति, ये लिखे जाते थे। ग्रामर जो पनीनी द्वारा लिखा गया था वो, रिचुअल टेक्स्ट, सरौता, गृह सूत्र, मेडिसिन एंड फिलोसफी, इन सभी चीजों के बारे में लिखा जाता था। इसके बाद इसका पर्पस क्या था? तो मेन एम था प्रिजर्व करना ट्रेडिशनल सिस्टम को, जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स थे उनको प्रिजर्व करके रखना। सपोर्टेड वर्ण सिस्टम, पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो उन सभी बुक्स में ना वर्ण सिस्टम को सपोर्ट किया गया है, पेट्रियार्कल सोसाइटी को जस्टिफाई किया गया है, और सोशल इनइक्वालिटी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद है आपके लॉ बुक्स, जो कि आपका 600 से 900 एडी के आसपास लिखी गई थी। न्यू लॉ बुक्स रिटन, ऑथर यूज नेम्स लाइक वृद्धा मनु, बृहद प्रसारा। तो न्यू लॉ बुक्स लिखी गई हैं, पहले मनुस्मृति जैसे थी ना, सिमिलरली कुछ वैसे ही। रीजंस क्या है? टू गेन अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेंस, ताकि इनको इस बुक को अथॉरिटी मिल सके और लोग इसको एक्सेप्ट करें, इस वजह से ये न्यू न्यू चीजें जो है लिखी गई हैं।
इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड थिंकिंग, यानी कि इस लिटरेचर का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे और हमारी थिंकिंग पे क्या पड़ता है। तो की इफेक्ट तो ये है, प्रमोट करते हैं सारी बुक्स सोशल इनइक्वालिटी एंड रिजिड ट्रेडिशंस को, अडेप्टेड ओल्ड लॉज टू न्यू इनइक्वालिटीज ड्यू टू लैंड एंड पावर। तो बात वही है, जो पुराना कल्चर था, जो पुराना सिस्टम आज से हजारों साल पहले था, उसी को हमने रीराइट कर दिया है। अब आज की सोसाइटी डिफरेंट है, आज का कल्चर डिफरेंट है, बट स्टिल हम लोग वही ट्रेडिशंस, वही बिलीफ जो है लिख रहे हैं, ताकि हम लोग वही बिलीफ माने, क्योंकि पहले से लिखे गए हैं वो, तो वो गलत नहीं हो सकते, ठीक है। और उन सभी में सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रखी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रखी है, और उसी को हम जस्टिफाई करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका डिक्लाइन इन क्रिएटिविटी, तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फोकस ऑन ट्रेडिशन कमेंट्रीज, रिजल्ट सोसाइटी आपकी डेवलप भी हो गई, लेकिन माइंडसेट काफी क्लोज रहा, और लेस इनोवेशन। आप कुछ अपना थोड़ी लिख रहे हो, बल्कि जो चीज लिखी गई है उसी को रीराइट कर रहे हो। फिर आप बिग पिक्चर में अगर आप देखो, तो लिटरेचर शोज इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडलिज्म ऑन कल्चर, डोमिनेंस ऑफ एलीट क्लास, डिक्लाइन ऑफ क्रिएटिव एंड फ्री थिंकिंग। तो ये चीज हुई है आपकी लिटरेचर की आने की वजह से। ज्यादातर जो कमेंट्रीज है लोग उन्हीं को लिख रहे हैं, राइट। तो कमेंट्रीज लिखने की वजह से जो क्रिएटिव थिंकिंग थी, फ्री थिंकिंग थी, न्यू थिंकिंग थी, उसको आप नहीं लिख रहे हो। तो इस वजह से जो ओल्ड टेक्स्ट है उन्हीं को आगे आप बढ़ाते जा रहे हो। प्लस लिटरेचर पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड हो गया एलीट क्लास के लोगों का, जो कि हमको दिखाता है कैसे ये जो पूरा फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडलिज्म है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास द डिवाइन हिरार्की। तो अगेन वापस शुरू से शुरू करते हैं। लैंड ग्रांट्स की वजह से लैंडलॉर्ड्स आ गए, अग्रेरियन इकोनॉमी की वजह से पीजेंट्स आपके डिपेंडेंट हो गए, ट्रेड डिक्लाइन हो गया जिसकी वजह से विलेजेस डोमिनेट करने लग गए, वर्ण सिस्टम की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गया, लिटरेचर की वजह से जो भी आपकी एलीट और ये सारी चीजें थी, ये इनको बढ़ावा मिलने लग गया। तो जब सोसाइटी आपकी अनइक्वल हो गई है अब, ठीक है, तो रिलीजन और जो चीजें हैं उन पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, तो यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, द डिवाइन हिरार्की, यानी कि जितने हमारे गॉड हैं उनमें भी हिरार्की आ गई है अब, ठीक है। तो वो चीज समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका की आइडिया, फ्रॉम द 7th to 8th century AD, religion and art started reflecting a hierarchical rank based structure, ठीक है। just like society had inequality, the world of gods also became hierarchical। तो लोग ना ये जो हिरार्कियल सिस्टम है ना, ये भगवान में भी करने लग गए। अब कैसे, देखो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आपका रीजनल स्टाइल्स इन टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स। तो सबसे पहले तो जो आपका टाइम पीरियड है 6 से 7 सेंचुरी AD, इस टाइम पीरियड में टेम्पल आपके काफी बढ़िया बन रहे थे, तो टेम्पल बिल्डिंग आपका काफी ज्यादा बूम हो रहा था, ठीक है। हर रीजन ने अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया था, ठीक है। तो ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। साउथ इंडिया जो है वो बिकेम फेमस फॉर स्टोन टेम्पल्स। और किस तरीके का मटेरियल यूज होता था, तो स्टोन, ब्रॉन्ज स्टैचूज मेड ऑन अ लार्ज स्केल, वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया यूजेज। साउथ इंडिया ब्राह्मणिकल टेम्पल्स, ईस्टर्न इंडिया बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। तो ऐसे हमारा इंडिया डिवाइड हो गया था। साउथ इंडिया में ज्यादातर आपको ब्राह्मणिकल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न इंडिया में ज्यादातर आपको बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका सेम गॉड्स डिफरेंट स्टाइल्स अक्रॉस इंडिया, सेम गॉड्स लाइक विष्णु, शिवा एटसेट्रा वर वर्शिप्ड, बट ईच रीजन डिपेक्टेड देम डिफरेंटली। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, भगवान जी सेम है, शिव जी की ही पूजा हो रही है, कृष्ण जी की ही पूजा हो रही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, कैसे देखो। इसके बाद है आपका rise of divine hierarchy। तो in post Gupta period, God were arranged in a hierarchical order, ranking system, similar to society. Just like people were divided into classes, God were also divided into higher and lower ranks, ठीक है। तो God को भी higher and lower ranks में divide कर दिया गया। सुप्रीम जो दीदी थी टॉप लेवल के, वो थे विष्णु जी, शिव जी एंड दुर्गा माँ, ठीक है। नाउ दीज वर सुप्रीम गॉड्स प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हिरार्की, गॉड थे जिनको हिरार्की में सबसे टॉप पर रखा जाता था। जो लोअर डिटीज थे वो थे अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, बिकेम अटेंडेंट्स, हेल्पर्स, रिटेनर्स, रिप्रेजेंटेशन इन टेम्पल, सुप्रीम डीटी लार्ज साइज, अदर डीटी स्मॉल साइज। तो लार्ज साइज मेन डीटी, इसके बाद छोटे छोटे भगवान जी की मूर्ति यहाँ पे लगा दी गई है, जिनको हिरार्की में सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे नहीं कंसीडर किया जाता था, उनकी मूर्ति छोटे छोटे उसमें लगा दिए जाते थे, ठीक है, स्मॉलर साइज में। इसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल गॉड्स। तो लोकल एंड ट्राइबल गॉड्स वर अब्सॉर्ब्ड इनटू द मेन हिंदू सिस्टम, बट गिवन लोअर पोजीशन इन हिरार्की। तो जो आपके ट्राइबल लोग थे, उनके अपने देवी देवता थे, तो उनकी भी पूजा होती थी, तो उनको भी इस पूरे सोसाइटी का पार्ट बना दिया गया। लेकिन ऐसा बोला गया शिव जी मेन दीती है, या विष्णु जी मेन दीती है, या दुर्गा माँ है, ठीक है। और आपके जो गॉड है वो इस हिरार्की में सेकंड नंबर पे आते हैं या नीचे आते हैं, इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद है आपका पंचदेव वर्शिप, 5 मेन गॉड्स की पूजा होती थी, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु जी, शक्ति, शिवा। शक्ति यानी कि जो दुर्गा माँ है उनकी पूजा, ठीक है। इसके बाद है पंच यातना टेम्पल्स, 1 मेन deity in center, 4 subsidiary shrines around it, shows organized religious hierarchy।
तो एक मेन deity सेंटर में है, बाकी 4 जो है उनके आजू-बाजू हैं, ठीक है? इसके बाद है आपका डिक्लाइन ऑफ वैदिक गॉड, जो आपके वैदिक गॉड थे इंद्र, वरुण, यमा, इनका जो इम्पोर्टेंस है ना वो थोड़ा कम हो गया। अर्लियर पहले इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। नाउ रिड्यूस्ड टू लोकपाल्स, गार्डियन प्रोटेक्टर्स, लॉस्ट देयर अर्लियर इम्पोर्टेंस। नाउ इनकी जो इम्पोर्टेंस थी ना वो कम होती चली गई, और जो हमारे मेन गॉड हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी और दुर्गा माँ, कृष्ण जी, इन सब की पूजा होने लग गई थी, ठीक है? शिव जी, इनकी पूजा। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल हायरार्की, डिवाइन हायरार्की रिफ्लेक्टेड सोशल इनइक्वालिटी, एग्जांपल सुप्रीम गॉड लाइक किंग, अदर गॉड उनके ऑफिशियल्स या उनके सर्वेंट्स की तरह हैं, ऐसे देखते थे सोसाइटी, ठीक है? इसके बाद है आपका अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स। अब ब्राह्मणिज्म में भी अलग-अलग तरीके के लोग हैं, राइट? तो दिस हायरार्किकल सिस्टम सीन इन शैविज्म में देखा जाने लग गया ये, वैष्णविज्म में, शक्तिज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, इन सभी में ऐसा देखा जाने लग गया कि एक मेन गॉड है, बाकी आस-पास जो है वो छोटे-छोटे गॉड, वो हमारे जो हायरार्किकल सिस्टम में फर्स्ट नंबर पर नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये है और रिलीजन्स ऑर्गेनाइज गॉड्स इन रैंक बेस्ड ऑर्डर, सभी में ये होने लग गया। हायरार्की इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रैंक स्ट्रक्चर, एक तो आपके आचार्य हाईएस्ट, देन आपके उपाध्याय, देन उपासक, देन अदर लोअर रैंक्स। तो आचार्य ट्रीटेड लाइक अ किंग, कोरोनेशन सिमिलर टू अ प्रिंस। तो ये हो गया आपका जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे टेम्पल वगैरह या कहीं भी, तो वहाँ पे एक आचार्य होंगे जो सिर्फ मूर्ति पूजा करेंगे, भगवान के पास जा सकते हैं, बाकी और किसी को अलाउड नहीं है। बाकी उपाध्याय है, उपासक है, फिर अदर लोअर रैंक्स, इस तरीके का टेम्पल इंस्टीट्यूशन भी काम करने लग गया, ठीक है? इसके बाद है आपका बिग पिक्चर, तो रिलीजन बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर हायरार्किकल, इट रिफ्लेक्टेड फ्यूडल सोसाइटी स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली मतलब ये सारी चीजें टूट रही हैं धीरे-धीरे करके, सभी का एक रैंक डिसाइड हो गया, सभी की एक हायरार्की डिसाइड हो गई है, और उसी के हिसाब से लोगों को काम करना है। यानी कि लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो एक हमारे मेन गॉड हैं, ठीक है? और उनके आस एक सेकंड, मेन गॉड, उसके उनके आस-पास छोटे-छोटे गॉड्स हैं, उनको ऐसा ट्रीट कराने लगे कि ये मेन गॉड है, बाकी ये मेन गॉड नहीं है, मेन ये इनके सर्वेंट्स हैं, या ये जो बोलते हैं उन्हीं के अंडर ये लोग अपना काम करते हैं, इस तरीके से, ठीक है? फिर लोगों में भी एक ही है जो यहाँ जाएगा और अंदर और जाके पूजा करेगा। बाकी लोग, कुछ लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, 4 लोग, और इसके आगे और लोगों को अलाउड नहीं है। बाकी मेन कॉमन पीपल वो बाहर से ही देख सकते हैं, या आरती वगैरह या पूजा पाठ वगैरह जो भी हो रहा है वो। तो इस तरीके से पूरा ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये आपका हो गया था, ठीक है? तो एक तरीके से हायरार्की में ये सारी चीज़ें डिवाइड होने लग गई थी। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। इसके बाद है हमारे पास द भक्ति कल्ट, एक सेकंड, द भक्ति कल्ट, इसको करेंगे हम लोग पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा हमारा, उसमें कवर, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें क्या? लास्ट 2 वीडियो से हम लोगों ने रिविज़न नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सोशल क्राइसिस, किस तरीके से लोगों ने रिवोल्ट किया था, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था उस टाइम की सोसाइटी में। फिर हमने देखा था कैसे लैंडलॉर्ड्स जो हैं ये ज़्यादा बन गए थे लैंड ग्रांट्स की वजह से। फिर हमने देखा किस तरीके से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स आ गए, तो जो आपकी इकोनॉमी है, जो ट्रेड वगैरह है वो डिक्लाइन होने लग गया, तो पूरा इकोनॉमी आपका एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई, ठीक है? इसके बाद ट्रेड आपकी डिक्लाइन हो गया, इसके बाद वर्ण सिस्टम जो है इसमें हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, देन रीजनल आइडेंटिटीज़ यानी कि लोगों की आइडेंटिटी अब रीजन के हिसाब से डिसाइड होने लग गई थी, और जो लिटरेचर है उसका ट्रेंड हमने देखा किस तरीके से कॉमन पीपल से पूरा वो छीन लिया गया, एक तरीके से एलीट क्लास के लोग ही हैं, जिनका कंट्रोल है इनडायरेक्ट लिटरेचर के ऊपर। इसके बाद हमने देखा था डिवाइन हायरार्की, यानी कि भगवान यानी कि जो गॉड है, उनको भी हायरार्की में लोगों ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है? इसके बाद हम लोग करेंगे द भक्ति कल्ट, सांक्रेतिज्म एंड समरी, ये 3 टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोग करेंगे पार्ट 4 में कवर, ठीक है? आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। बाकी अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज़ करने हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो उनको परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। बहुत जल्द हमारी ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। 31st चैप्टर ये है, 32 एंड 33 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, जिनको हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया हो। बाकी अगर कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।